हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जब मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतेंद्र जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डेट अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जहां आप और मैं हम मिलकर आज डिस्कस करने वाले हैं एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर। जी हाँ, चलिए चलो, नमस्कार, राधे राधे। सभी को दिख रहा हूं मैं, आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी? ओके, हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी, नमस्कार। चलिए, तो मैं अतेंद्र जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे इस सेगमेंट में। तो हाँ जी, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय। तो आप लोगों में से कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना? कई सारे लोग पूछ रहे हैं, तो मैं बताऊंगा अभी कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मगर उससे पहले उससे थोड़ा सा एक पॉइंट है जिसको हम लोग देख लेते हैं, बता देता हूं। चलो, ठीक है, हाँ जी, हाँ ठीक है रोहन, कोई मिस्टीरियस नहीं है ना? कुछ मिस्टीरियस नहीं है। देखो, अपने सिलेबस को आपने देखा है अच्छे तरीके से। मैं एक बार सिलेबस को पढ़ लेता हूँ, पढ़ देता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, पहली यूनिट दी हुई है आवर्त सारणी एवं परमाणु गुणधर्म, पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना? ठीक है ना? ठीक, एक बात, हाँ जी, हाँ, चलो। अरे कब नहीं ली क्लास? क्लास रोज तो ले रहा हूँ। आशी कह रही क्लास नहीं लिया आपने, लिए मैंने क्लास। चलो, पढ़ चुके। दूसरा है एस एवं पी ब्लॉक तत्व, तीसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम, चौथा है आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है ना? अगला है गैसीय अवस्था, उससे अगला है द्रव अवस्था, ठीक है, उससे अगला है ठोस अवस्था, अगला है विलयन और जीओसी और हाइड्रोकार्बन। तो आप बताओ ठीक है, अब आप लोग बताओ इनमें से कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ोगे? ठीक है, अब इनमें से आप लोग बताओ, इनमें से कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ोगे? ठीक है हाँ जी, फटाफट से बताओ। चलो, विकास चौधरी, मैं तो उसी हिसाब से पढ़ाता हूं, है ना भाई? आपने पुरानी वीडियो देखी है तो आपको अच्छा लगा है, तो ये बहुत अच्छी बात है ना? चलो, हाँ, पढ़ने तो सारे ही हैं, है ना? हाँ, पढ़ने तो सारे ही हैं। देखो, जीओसी और हाइड्रोकार्बन लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है? तो अगर आप कहो तो क्रम से ही चलें, ठीक है, आप कहो तो क्रम से ही चलें। एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट कर लेते हैं, फिर अगला इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर लेंगे। बीच में से उठा के कोई सेंस नहीं है, जैसा सिलेबस में लिख रहा है वैसा ही चलते हैं, है ना? तो चलो ठीक है, सब लोग कह रहे हैं हाँ सर एस एन पी ब्लॉक ले लो, एस एन पी ब्लॉक ले लो, ठीक है। नहीं, आपका फेवरेट मत बताओ सर, मेरा फेवरेट है केमिकल इक्विलिब्रियम ले लो, ठीक है। हाँ, अब चलो, ठीक, बिल्कुल एस एन पी ब्लॉक पढ़ा देंगे, एस एन पी ब्लॉक ही स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हाँ ठीक, एक भाई ने कमेंट किया था कि सर लगता नहीं है, ओपी ओपी करके नाम था। हाँ ठीक है, ओपी ओपी करके नाम था, वो कह रहा था सर लगता नहीं है सिलेबस पूरा हो जाएगा। सिलेबस आराम से पूरा हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ बीच में मैंने छुट्टियाँ ली हैं, ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ, बट फिर अब क्लास कंटिन्यू ही लेता हूँ और इतनी ज़रूर नहीं है टेंशन, ठीक है। एक तो ये बात ध्यान रखो, और दूसरा, जैसे ममता ने कहा कि सर आप 1 घंटे क्लास नहीं लेते, मुझे लगता है आपके बस की क्लास लेना नहीं है 1 घंटे, तो बेटा ध्यान से सुन, ठीक है। एक तो हाँ, एक तो ना आप किससे बात कर रहे हो उसका ध्यान रखो, ठीक है। हाँ, ममता आपसे कह रहा हूँ, ममता जाट,
ठीक है, क्यों ऐसे उल्टी बातें करते हो? पहली चीज़ ये ध्यान रखो कि आप किससे बात कर रहे हो, पहली बात, ठीक है। हाँ, एक बात। दूसरी बात हम लोग यहाँ पर ये बता देते हैं, 1 घंटे भी क्लास लेना बस की है, 2 घंटे भी क्लास लेना बस की है, 2.5 घंटे भी लेना बस की है, 3 घंटे भी लेना बस की है ना। और आपको पता नहीं है 8-8 घंटे की मैराथन क्लास भी ली है, ठीक। और रही बात क्लास लेने बस की तो आज का भी 12 घंटे और 20 मिनट का शेड्यूल है ना। और मैं, हाँ, आप कह रहे हो सर इनकी बातों पर ध्यान मत दो, तो मैं नहीं देता इनकी बातों पर ध्यान, मगर इन लोगों को रिप्लाई देना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। हाँ, आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, सिलेबस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, हाँ, ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग से ही कहा था कि सिलेबस को पूरे होने में 2.5 से 3 महीने लगते हैं, ठीक है। एक बात ये ध्यान रखना, क्लास का टाइम आपका बहुत जल्दी ही मैं बढ़ाऊंगा, कैसे बढ़ाऊंगा उसको भी बता देता हूँ। अभी देखो क्या हो रहा है कि 2 लैब असिस्टेंट के बैच चल रहे हैं, कोर्स बहुत जल्दी होगा, आप कह रहे हो कि 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, ठीक है, तो 2 घंटे क्लास होगी आपकी। अभी जैसे लैब असिस्टेंट का 2 बैच चल रहे हैं, ठीक है, एक आपका चल रहा है, एक बाद में जो स्टार्ट हुआ वो चल रहा है, उसमें एक अलग टॉपिक चल रहा है, आपका एक अलग टॉपिक चल रहा है। जब आपका और उनका बैच एकदम बराबर आ जाएगा ना, तब दोनों बैचों में एक एक क्लास लिया करेंगे, उनको और आपको एक साथ मर्ज कर लेंगे, तो फिर चलता रहेगा। 2 घंटे क्लास होगी तो बढ़िया चलेगा, है ना। चलिए, एस और देखो एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने पहले भी कहा है, आप जैसे पूछ रहे हो सर एस और पी ब्लॉक से बाहर क्वेश्चन जाएगा, नहीं जाएगा क्वेश्चन, है ना, ठीक है, नहीं जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, सिलेबस चेंज नहीं होगा भाई, अब तो कोई चांस नहीं है सिलेबस चेंज होने की। बाकी अगर बाद तक भी जाकर, हाँ, ठीक है। चलिए, आप कह रहे हो सर, ओपी कह रहा है सर इस पेपर का लेवल अच्छा आया हुआ है इसलिए डर लग रहा है। ओपी एक चीज़ बताता हूँ, आप एक बार ना मेरे नोट्स उठाकर देखना जो अभी पढ़ाए हैं, और पुराने कोई भी पेपर उठा के देख लेना, सिंगल क्वेश्चन उससे बाहर चला जाएगा, है ना। हाँ, चलिए, ठीक है, चलिए, है ना। उदय सैनी वो सब मैं क्वेश्चंस के अंदर डाल दूंगा, मैं अपने आप कराऊंगा क्वेश्चंस, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, हम लोग बात कर रहे हैं, कमल यादव वो मैं करा दूंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान देना है। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। चलो, तो एस ब्लॉक व पी ब्लॉक तत्व। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पता है क्या है, कि आप लोगों को ये नहीं पता कि इस चैप्टर के अंदर क्या है, ठीक है। हाँ, इस चैप्टर के अंदर क्या है, जब आप सिलेबस को उठाकर देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पूछा है। आपको हमने स्टार्टिंग में सिलेबस डिस्कशन कराया था, वो देख लेना, नहीं तो साइट से जाकर सिलेबस डाउनलोड कर लेना मेरे सखा। साइट से जाकर सिलेबस डाउनलोड करोगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या है, ठीक है। कई लोगों को ये वाली दिक्कत है, अरे सर हम कैसे पढ़ेंगे, हमने 12वीं क्लास के अंदर देखा था पी ब्लॉक वाला चैप्टर इतना बड़ा था। भाई पहली चीज, पी ब्लॉक में यहां पर सिर्फ 2 वर्ग पढ़ने, 13 और 14, 15, 16, 17, 18 नहीं पढ़ने हैं, वो सिलेबस का भाग नहीं है, एक बात तो ये ध्यान दो, ठीक है। एक चीज, एस ब्लॉक में 2 वर्ग आते हैं, फर्स्ट और सेकंड, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। टॉपिक पर ही बात कर रहा हूं मैं, अब आप लोगों की बातें नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आपको केवल कमेंट सेक्शन इसलिए दिया है ताकि आप डाउट डालो, बाकी सारी चीजें छोड़ो, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ठीक है। अब यहां समझो अच्छे तरीके से, है ना। तो आपको वर्ग 13 और 14 पढ़ना है, और जब यहां पर देखोगे तो सिलेबस को आप पढ़ना सीखो। पहले तो ये देखो, सिलेबस को पढ़ना सीखो, है ना। सिलेबस के अंदर क्लियरली स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ठीक है। सिलेबस के अंदर क्लियरली स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, प्राप्ति, ऑक्सीकरण अवस्था और भौतिक और रासायनिक गुणों की प्रवृत्तियां, ना कि निर्माण वगैरह बताया। और लास्ट लिखा है अक्रिय युग्म प्रभाव। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है।
पी ब्लॉक तो पूरा है। अब आपने कहा पी ब्लॉक तो पूरा है, बिल्कुल पूरा है पी ब्लॉक, मगर उसके अंदर 11th वाला चैप्टर जोड़ा गया है, ना कि 12th वाला। ठीक है जी, है ना? जी हाँ, ठीक है, 11th वाला चैप्टर जोड़ा गया है, ना कि 12th वाला। 11th में भी पी ब्लॉक है और 12th में भी पी ब्लॉक है। 11th में है ग्रुप नंबर 13-14 और 12th में है, हाँ बिल्कुल, जब आप सिलेबस को डिटेल्ड में पढ़ोगे तो आपको उसके अंदर लिखा मिलेगा। ठीक है, उसके अंदर लिखा मिलेगा कि यहां पर केवल 11th वाला चैप्टर पढ़ना है, 12th वाला नहीं पढ़ना है। तो बेनिफिट है ना भाई, 15, 16, 17, 18 पढ़ना ही नहीं है, ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 पढ़ना ही नहीं है सखा। समझ में आई बात? समझ में आई ये बात? ठीक है, तो शुरू करें हम लोग। हाँ, तो शुरू करेंगे हम लोग कहां से? हम लोग शुरू करेंगे आवर्त सारणी के प्रिस्क्रिप्शन से, है ना? जी हाँ, ठीक है, हाँ चलिए चलिए, चलो, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखोगे तो आपको पता है कि हमारी आवर्त सारणी किस तरीके की है। यहां पर है हाइड्रोजन वर्ग नंबर 1 में, ठीक है, ये वर्ग नंबर 1 है। यहां पर हमारे पास वर्ग नंबर 2 है। इस वर्ग नंबर 2 के बाद फिर हमारे पास यहां स्टार्ट हो जाता है वर्ग नंबर 3 से लेकर 12 तक वाला भाग, ठीक है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट में आता है। फिर हमारे पास आ जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो यहां से यहां तक पी ब्लॉक एलिमेंट है, और फिर यहां देखोगे आप तो आपको वर्ग 18 मिलेगा। ठीक है, चलो, तो अब अगर हम लोग देखते हैं तो ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। ठीक है जी हाँ, अब यहां समझो, ठीक, ये जो ग्रुप नंबर 1 और 2 है ना सखा, ये वाला भाग है एस ब्लॉक का। जो 3 से लेकर 12 तक है वो है किसका? डी ब्लॉक का। और 13 से लेकर 18 तक का भाग जो है वो किसका है? पी ब्लॉक का है। तो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? जी हां, हम लोग स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक से। कहां से? एस ब्लॉक से। एस ब्लॉक क्या है? एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं? एस ब्लॉक में क्या क्या चीजें चलती हैं? उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स को, एस ब्लॉक तत्वों को। तो एस ब्लॉक के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहां स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एस ब्लॉक। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है एस ब्लॉक की परिभाषा क्या है? एस ब्लॉक तत्व। ठीक है, अब लाडलो ध्यान देना, एस ब्लॉक तत्व कौन से होते हैं? भाई वो तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो एस उपकोष में प्रवेश करता है। अरे लाडलो कहां प्रवेश करेगा? अंतिम इलेक्ट्रॉन जिनका एस ब्लॉक में प्रवेश करता है उन्हें एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किसी को समस्या इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि जब मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाई थी तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने सिखाए थे। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना भूल गया है तो वापस से आज इस क्लास के बाद उस वीडियो को एक बार रिवाइज कर लेना। परमाणु संरचना वाले चैप्टर के अंदर मैंने पढ़ा रखा है। तो सिंपल बात अपने पास क्या है? सिंपल बात यह है, जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन? अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करता है? एस उपकोष में प्रवेश करता है या एस कक्षक में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है ना? क्या है? एस ब्लॉक तत्व है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग बात करें, ठीक, उदाहरण के लिए बात करें तो मान के चलो आप सोडियम की बात कर रहे हैं तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s1। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है सखा? अरे अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है 3s1 में। जब अंतिम इलेक्ट्रॉन 3s1 में जा रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि भाई यहां पर जो
ये ब्लॉक है वो s ब्लॉक है। जब अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश कर गया, s ब्लॉक में प्रवेश कर गया है, तो ये s ब्लॉक तत्व होगा। ठीक है, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। किसका? पोटेशियम का। देखो पोटेशियम आता है 19 नंबर पर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है भाई? 4s में जा रहा है। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? 4s में जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ये 4s के अंदर जा रहा है तो s में प्रवेश कर रहा है, इसका मतलब ये कौन से ब्लॉक के एलिमेंट हो गए? s ब्लॉक तत्व हो गए हैं। कौन से? s ब्लॉक एलिमेंट हो गए हैं। क्लियर है? फिर अगर हम लोग यहां पर बात करें, लिथियम का भी बता दूं भाई, बिल्कुल बता दूंगा यार, ऐसे क्या करता है। ये ले लिथियम, लिथियम कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर पर, 1s2 2s1। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां गया भाई? s ब्लॉक में गया है। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन होता है 1h1 1s1। अंतिम इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक में गया है। ठीक है जी, आदित्य वो मैं बता दूंगा आपको, परेशान मत हो, अभी जो पढ़ा रहा हूं उसको पर ध्यान दो। ठीक, तो जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक में प्रवेश करता है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? s ब्लॉक तत्व कहते हैं। ठीक है जी, हाँ चलो अब यहां पर हम लोग बात करते हैं ये s ब्लॉक। s ब्लॉक को 2 भागों में बांटा गया है, वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 2। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं? s ब्लॉक जो है s ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं? 2 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग हैं? 2 वर्ग हैं। कौन कौन से वर्ग हैं? 2। कौन कौन से वर्ग हैं? 2 बताओ। s ब्लॉक में कितने वर्ग हैं? 2 वर्ग हैं। कौन कौन से वर्ग हैं? s ब्लॉक में एक वर्ग तो आता है अपने पास। ठीक है, ध्यान से सुन लेना बेटा। s ब्लॉक में एक तो आता है वर्ग नंबर 1 और एक आता है वर्ग नंबर 2। ठीक है, एक तो आता है वर्ग नंबर 1 और एक आता है अपने पास वर्ग नंबर 2। ठीक, अब हम एक एक वर्ग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा वर्ग नंबर 1 की चीजें, ग्रुप नंबर फर्स्ट की चीजें, वर्ग 1। ठीक है, वर्ग 1 के तत्वों को कहा जाता है क्षारीय धातु। ठीक है, इस वर्ग के तत्व क्या कहलाते हैं? क्षारीय धातु कहलाते हैं। क्या है? क्षारीय धातु है। क्षारीय धातु को प्यार से क्या कहते हो? एल्कली मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? प्यार से एल्कली मेटल्स का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन बना, क्यों कहते हैं एल्कली मेटल सर? क्षारीय धातु इनको क्यों कहा जाता है? बन गया ना अपने आप ये क्वेश्चन, क्यों कहा जाता है क्षारीय धातु? भाई ये तत्व जो है जल के साथ क्रिया करके क्षार बनाते हैं। जल के साथ क्रिया करके, जी हां, ठीक है, क्या बनाते हैं? बिल्कुल, ये तत्व जो है जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। इसीलिए इन्हें क्षारीय धातु कहते हैं। ठीक है, अतः ये क्षारीय धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारीय धातु। इसलिए इनको क्या कहते हैं हम लोग? क्षारीय धातु कहते हैं। ठीक है, जल से क्रिया कर रहे हैं और क्या बनाते हैं? क्षारीय धातु। ठीक है, चलो अब यहां हम लोग बात करते हैं, इनके क्षार जो होंगे ना भाई, वो तत्व के संगत हाइड्रोक्साइड होगा। तत्व का संगत कॉरस्पॉन्डेंस क्या होगा? हाइड्रोक्साइड। जो हाइड्रोक्साइड होता है वही क्षार है। तत्व का संगत हाइड्रोक्साइड होगा और जो तत्व के संगत हाइड्रोक्साइड है वही क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। कैसे? देखो, अगर सोडियम ने जल के साथ क्रिया की, जल, तो सोडियम जैसे ही जल के साथ क्रिया करेगा तो यह बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा। ठीक है,
हाइड्रोजन गैस क्या कर देगा, मुक्त कर देगा। सोडियम यहाँ सॉलिड स्टेट में अवेलेबल होता है। रिएक्शन को बैलेंस कर लो। बैलेंस करने के लिए देखो, यहां लगा दो 2, यहां लगा दो 2 और यहां लगा दो 2, हो गई रिएक्शन बैलेंस। ठीक है। पोटेशियम भी ऐसे ही करता है, पोटेशियम प्लस H2O। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, KOH प्लस H2 गैस मुक्त हो जाएगी। रिएक्शन को बैलेंस कर दो। जैसे रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो यहां लग जाएगा 2 और यहां भी लग जाएगा 2। ठीक है, यहां 2 अवेलेबल है ही, ये है। अब फिर प्रश्न आता है कि सर इसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान है वर्ग नंबर 1 में, ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन से तत्व अवेलेबल हैं। तो हम लोग आपको बताएंगे वर्ग नंबर 1 में कौन कौन से तत्व हैं। इसमें आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ठीक है, ये तत्व हैं। अब आपसे मेरा एक सीधा सीधा क्वेश्चन है, चलो पहले तो मैं इनके नाम लिख देता हूं। ये है हाइड्रोजन, ये है लिथियम, इधर है सोडियम, ये है पोटेशियम, ये है रुबिडियम, इधर है सीजियम, इधर है फ्रेंसियम। अब आपसे एग्जाम में मान के चलो ये पूछ ले कि बताओ भाई सीजियम का परमाणु क्रमांक क्या है? सीजियम का परमाणु क्रमांक क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ सीजियम। तो आप क्या करेंगे, एक छोटा सा काम करना है अब आपको। ठीक है, मैंने परमाणु क्रमांक निकालना आपको बता रखा है। इन सभी के परमाणु क्रमांक लिख दो फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर। फटाफट से सबके परमाणु क्रमांक जो हैं वो लिख दो कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, सबके लिख दो। सबके परमाणु क्रमांक चाहिए मुझे, एक बार लिख दो सबके। ठीक है, क्रम से लिख दो, परमाणु लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही केवल परमाणु क्रमांक लिख दोगे, उसी से अपना काम हो जाएगा, है ना। एक 3 11 19 37, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सही है। क्या फॉर्मूला लगा दिया? कुछ फॉर्मूला नहीं है सर, हमें पता है पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, नेक्स्ट में 32, यहीं से काम हो जाएगा। तो भाई ये देखो 1, ठीक है, 1 में 2 जोड़ोगे 3, 3 में 8 जोड़ोगे 11, 11 में 8 जोड़ोगे 19, 19 में 18 जोड़ोगे 37, 37 में 18 जोड़ोगे 55, 55 में 32 जोड़ोगे तो 87, ये होगा अपने पास। ठीक है, चलो परमाणु क्रमांक। अब मुझे ये बताओ, हमने कहा कि ये सारे के सारे तत्व जो है ना, हमने कहा वर्ग 1 के तत्व, ठीक है जी, वर्ग 1 के तत्व जो हैं उनमें हमने एक बात कही कि ये क्षारीय धातु हैं। तो क्या ये सारे तत्व क्षारीय धातु हैं या इनमें से कोई ऐसे तत्व हैं जो क्षारीय धातु नहीं है? फटाफट से कमेंट में बताओ कौन कौन से तत्व हैं जो क्षारीय धातु हैं, जल्दी बताओ। इनमें से कौन कौन से तत्व हैं जो क्षारीय धातु की श्रेणी में आते हैं? या तो ये लिखो कमेंट में कि कौन से तत्व जो क्षारीय धातु नहीं है, या ये लिखो कि कौन से तत्व हैं जो क्षारीय धातु की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, बताओ फटाफट बोलो। नहीं, एफआर के अलावा नहीं। हाँ, सी हाइड्रोजन और
फ्रेंसियम को छोड़कर। मतलब क्या, लिथियम से लेकर और सीजियम तक। कहां से? लिथियम से लेकर और सीजियम तक। ये सारे के सारे तो क्या हैं? क्षार धातु हैं, एल्कली तत्व हैं, एल्कली मेटल्स हैं। ये कौन सी मेटल्स हैं? ये एल्कली मेटल्स हैं, ये मेटल्स। ठीक है। हाइड्रोजन क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन एक अधातु है, और कल की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था हाइड्रोजन का स्थान अभी तक निश्चित नहीं है। ठीक है। और फ्रेंसियम जो है ये कैसा एलिमेंट मैंने बता रखा है आप लोगों को? रेडियो एक्टिव एलिमेंट मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, बिल्कुल बता रखा है सर आपने। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके अंदर। तो देखो, हमको पता होनी चाहिए इसकी ट्रिक जो हमें याद है। क्या है? हे ली ना की रब से फरियाद। हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है, हेलिना की रब से फरियाद। ठीक, किसी को ये याद होगा कि हेलिना की रबड़ी सस्ती भरी, तो पहले से अगर कोई याद है तो नया याद करने की जरूरत नहीं है, पुराने वाले को ही चला लेना। ठीक है, एक ये बात हो गई। फिर एक दो चीजें ऐसी हैं जो मैं यहां आप लोगों के सामने लिख देता हूं। वैसे तो आप लोगों को पता है ये, मगर फिर भी मैं इसको मेंशन कर देता हूं ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए। ठीक है जी हाँ। क्या है वो बात? वो बात ये है कि जब वर्ग नंबर 1 में ऊपर जाते हैं तो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, वर्ग नंबर 1 में ऊपर जाते हैं से नीचे जाते हैं तो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, परमाणु आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक, हालांकि ये सभी वर्गों पर लागू होता है, मगर अभी हम लोग स्पेशली वर्ग नंबर 1 ही पढ़ रहे हैं तो 1 के बारे में ही बात करेंगे। वर्ग 1 में ऊपर से नीचे जाने पर ठीक है, क्या होता है? परमाणु आकार में वृद्धि होती है। आकार कह दो या परमाणु त्रिज्या कह दो। क्या होती है? वृद्धि होती है। परमाणु त्रिज्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, एक पॉइंट जो मैं आप लोगों को यह भी बता देता हूं भाई, देखो हाइड्रोजन और हीलियम वर्ग आवर्त नंबर 1 होगा। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, नियोन। ठीक है, चलो सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, इस तरीके से चलेगा, है ना। अब लेफ्ट टू राइट की बात वर्ग में तो कर ही नहीं सकते, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? अपने आवर्त में इनका आकार जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। अपने आवर्त में इनका आकार जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, और इनकी विद्युत ऋणता जो होती है सबसे कम होती है। आकार बड़ा होने पर आकर्षण के मान में कमी आती है, जिसकी वजह से विद्युत ऋणता का मान घट जाता है। ठीक है, तो यहां 2 पॉइंट हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अपने आवर्त में वर्ग 1 के तत्वों का आकार सबसे बड़ा होता है। कैसा होता है? सबसे बड़ा। ठीक है, क्यों है भाई? हाइड्रोजन और हीलियम पहला वर्ग यही होगा। मैं 1 मिनट अभी एक्सप्लेन कर देता हूं ना। आपने पूछा सर कैसे होगा, देखो आवर्त नंबर 1 फर्स्ट, ठीक है, आवर्त नंबर फर्स्ट हाइड्रोजन, और यहां क्या होगा? कहीं हीलियम होगा, यही तो है। आवर्त नंबर 2 क्या है? आवर्त सेकंड क्या है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहां कहीं आ जाएगा नियोन, यही आएगा। ठीक है, हां। आवर्त नंबर 3 क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम,
सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और लास्ट में अपने पास आ जाएगा आर्गन। यही चलेगा ना भाई, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आकार में कमी होगी या वृद्धि? कमेंट करो फटाफट से। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आकार में कमी होगी या वृद्धि? बोलो बोलो। कमी होगी, कमी होगी, बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। सबने एक ही बात बोली है, सबने एक ही बात बोली है मेरे सखा। कमी होगी सर, कमी होगी, करेक्ट है, बिल्कुल कोई गुंजाइश ही नहीं है संशय की। लेफ्ट टू राइट कमी होगी, नाभि के आवेश में, हाँ नाभि के आवेश में वृद्धि के कारण कमी होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। अगर यहां से यहां जाओगे तो इसके आकार में कमी होगी, मतलब इसका आकार बड़ा है। यहां से यहां जाओगे तो कम और कम और कम और कम होता चला जाएगा, इसका मतलब इसका आकार सबसे बड़ा है ना। यहां से यहां जाओगे तो कमी, यहां कमी, यहां कमी, कमी कमी कमी, इसका मतलब इसका आकार सबसे बड़ा है। तो हमने यही तो कहा, अपने आवर्त में इनका आकार सबसे बड़ा होता है। ऊपर से नीचे वृद्धि होती है, यही दो पॉइंट लिखे हैं। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है और अपने आवर्त में इनका आकार सबसे बड़ा होता है, क्योंकि इनके आवर्त के बाद आकार में कमी आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बोलो कोई समस्या हो तो। क्लियर है एकदम। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, डायरेक्ट बनते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है, डायरेक्ट बनते हैं, इसलिए मैं उनको वैसे ले ही नहीं रहा, मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूं, है ना। हां, सबको आ गया? किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो, फिर मैं अगला पॉइंट लिखने वाला हूं, क्योंकि फटाफट बोल दो, फटाफट बोलो। अगर किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो, क्योंकि फिर मैं अगला पॉइंट लिखने वाला हूं। किसी को भी डाउट हो तो। क्लियर है सर, कोई डाउट नहीं है, डन, आ गया समझ में। ओके ओके सर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो फिर अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अर्थात विद्युत ऋणता होती है, वो बढ़ती है या घटती है? हाँ जी ओपी, वो भी समझाऊंगा, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाते हो तो विद्युत ऋणता बढ़ती है या घटती है? विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज? बढ़ती है, सही है, एकदम करेक्ट है। अगर विद्युत ऋणता बढ़ेगी तो इससे ज्यादा विद्युत ऋणता इसकी होगी, इससे ज्यादा इसकी होगी, इससे ज्यादा इसकी होगी, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। इसका मतलब इनकी विद्युत ऋणता में क्या होती है? कमी हो रही है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग ये कह सकते हैं, अपने आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर वर्ग एक के तत्वों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता क्या होती है? सबसे कम होती है। सबसे कम होती है, ये भी क्लियर है। जैसे वो है वैसे ये है। इसी बेस पर एक क्वेश्चन बन जाता है, आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणी धन विद्युती तत्व या सबसे कम विद्युत ऋणता वाला तत्व। ठीक है, चलो आवर्त सारणी का देखो, आवर्त सारणी का सर्वाधिक धन विद्युती तत्व, धन विद्युती का मतलब है जिसकी विद्युत ऋणता सबसे कम हो, ठीक है, सबसे अधिक सर्वाधिक धन विद्युती तत्व, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं सबसे कम विद्युत ऋणता वाला तत्व, सबसे कम
विद्युत ऋणता वाला तत्व। ठीक है, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन आ गया है। अब अगर हम लोग देख रहे हैं कि सबसे कम, ठीक है, सबसे कम विद्युत ऋणता किसकी है भाई इनमें से? ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता में कमी आती है, ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता में कमी आती है। तो हमारे दिमाग में एक ही चीज दौड़ेगी कि सर आंसर होना चाहिए क्या? फ्रेंसियम। हमारे दिमाग में एक ही बात दौड़ेगी, मगर किसी किसी ने उत्तर चेंज कर लिया है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक दो को छोड़कर लगभग सबने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। अब देखो, इसकी विद्युत ऋणता से कम होगी लिथियम की, लिथियम से कम होगी सोडियम की, सोडियम से कम होगी पोटेशियम की, पोटेशियम से कम होगी रुबिडियम की, रुबिडियम से कम होगी सीजियम की। अब कुछ लोग कहेंगे सर सीजियम से कम होगी फ्रेंसियम की। फ्रेंसियम विद्युत ऋणता के नियम के अंदर ही नहीं आएगा, क्योंकि वो कैसा एलिमेंट है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। हाँ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अगर वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उसको कर दो ना, हटा दो ना। हटा दिया तो क्या बचा? सीजियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सही वाला उत्तर बोलो। इसका सही वाला उत्तर क्या है? सीजियम। क्या है? सीजियम इसका सही उत्तर है। सबसे कम विद्युत ऋणता किसकी होगी? सीजियम की होगी। ठीक है जी हाँ। चलिए विनोद, आपकी प्रॉब्लम हमारी टेक्निकल टीम ने देख ली है। डाउनलोड नहीं हो रही क्लास, तो उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कैसे डाउनलोड होगी। टेक्निकल टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, आपको मिल जाएगा तरीका। बाद में एक बार प्रॉपर नेटवर्क में आकर या रिफ्रेश करके चेक कर लेना, डाउनलोड हो जाएगी। ना हो तो एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लेना भाई, तो डाउनलोड हो जाएगी क्लास। ठीक है, बाकी टेक्निकल टीम आपको या तो जो मैसेज है उसके थ्रू रिप्लाई कर देगी, नहीं तो आपसे कांटेक्ट कर लेगी। इतना परेशान नहीं होना है। ठीक है, ओके। सुरेंद्र, मैं कहाँ गया हूँ इतने दिन में? तो अब कंटिन्यू क्लास ले रहा हूँ भाई। आपने कई दिनों बाद ज्वाइन किया होगा, हो सकता है ना? अब तो कंटिन्यू ले रहा हूँ भाई क्लास। ठीक है, बस बीच में एक दो दिन बुखार की वजह से नहीं ली थी। अब उसमें भी तुम लोग शिकायत करोगे तो फिर गलत बात है यार। चलिए, लेकिन सर आपने तो लिखवाया था कि बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्ट में वृद्धि होती है तो विद्युत ऋणता बढ़ती है। मैं भी तो यही कह रहा हूं, विद्युत ऋणता बढ़ती है, तभी तो सबसे कम विद्युत ऋणता वाला बाईं ओर होगा। बाएं से दाएं तो बढ़ रही है ना? यहां से यहां तो बढ़ रही है, तो यहां तो कम होगा ना। यहां कम कौन है? सीजियम है। ठीक है, यहां कम कौन है? सीजियम है, क्योंकि ऊपर से नीचे घट रही है, ऊपर से नीचे डिक्रीज होती जा रही है, घटती जा रही है। समझ में आई बात? बहुत अच्छे। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अगली बात करते हैं। जो हमारे पास वर्ग नंबर 1 है, तो वर्ग नंबर 1 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं? वर्ग नंबर 1 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर बात करते हैं। चलो उससे पहले एक दो फैक्ट और बता देता हूं इनसे रिलेटेड। ये तो सब जानते हैं हाइड्रोजन आवारा तत्व है। कितने लोग हैं जो नहीं जानते, जिनको ये नहीं पता हाइड्रोजन आवारा तत्व है? सबको पता है ना हाइड्रोजन आवारा है? सबको पता है ना हाइड्रोजन कैसा है? आवारा तत्व। पता है ना सबको हाइड्रोजन आवारा है। आवारा क्यों है? क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 17 दोनों के साथ जैसे गुणधर्म पाए जा रहे हैं भाई साहब के, वर्ग 1 और वर्ग 17, तो कहां रखे पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए पूरी पेरियोडिक टेबल में दम दमादम दम दमादम दम दमादम घूमे फिर रहा है, गलियों में घूमे फिर रहा है। और जो गलियों में घूमता है वही, जो गलियों में घूम रहा है वही क्या है? आवारा है। ठीक है, लिखवा दूंगा मोहित, चिंता मत कर। अभी लिखने की बात मत कर, लिखवा दूंगा मैं। लिखने की पड़ जाती है तुम्हें यार, थोड़ा सब्र रखो भाई। मैं लिखवाता ही हूं ना, मुझे नहीं पता बाकी टीचर्स लिखवाते नहीं लिखवाते, बट मैं मेरी क्लास में लिखवा के जाता हूं। कभी कभी कह देता हूं पीडीएफ से लिख लेना, और पीडीएफ हैंड टू हैंड अपलोड हो जाती है भाई।
क्लास के 5 मिनट बाद देखोगे पीडीएफ मिलेगी आपको, पीडीएफ से लिख लेना अगर रह भी जाए तो। चलो नेक्स्ट बताता हूं, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, ये अतिक्रियाशील तत्व हैं। वर्ग नंबर 1 के तत्व जो होते हैं ये हाईली रिएक्टिव हैं, है ना। वर्ग नंबर 1 के तत्व जो हैं वो हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, उच्च क्रियाशील है ये, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हैं, वर्ग 1 के तत्व, वर्ग 1 के तत्व, या फिर सीधा लिखता हूं क्षार धातु, वर्ग 1 नहीं लिखता हूं, क्षार धातु उच्च क्रियाशील है, हाईली रिएक्टिव है। अति क्रियाशील भी कह सकते हो, कैसे हैं, हाईली रिएक्टिव है, ठीक है जी हाँ। फिर आगे की बात करते हैं, इनको रिएक्टिविटी से प्रोटेक्ट करने के लिए सोडियम और पोटेशियम जो है इतने ज़्यादा क्रियाशील हैं कि इन्हें अगर हवा में रख देंगे ना तो हवा में रखने पर ही ये वायु से क्रिया कर लेते हैं और आग पकड़ लेते हैं। एक्चुअल में वो आग नहीं पकड़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, है ना। मैंने नहीं लिखवाया, तन्नू वापस जाकर चेक करो, मैंने नहीं लिखवाया कि बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता घट रही है, मैंने लिखा है कि बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है। मैंने कभी नहीं लिखवाया ना बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता घटती है, आपने कैसे लिख लिया। बाकी अच्छा बताना, एक बार पेज पलट के चेक करना भाई। ये कह रहा है अभी लिखवाया है, अभी कहाँ लिखवाया है मैंने, बताना, बताओ। अपने आवर्त में विद्युत ऋणता सबसे कम होती है भाई, ये बाईं ओर है, बाएं वालों की विद्युत ऋणता कम होगी और दाएं वालों की ज्यादा होगी, यही तो लिखा है। इसमें क्यों जबरदस्ती कंफ्यूज हो रही है गुड़िया। अरे बेटा यूं ही परेशान हो रही है, समझदार होके भी परेशान हो रही है, हद है। हाँ चलो देखो, सोडियम और पोटेशियम एक्चुअल में आग नहीं पकड़ते हैं, है ना, आग नहीं पकड़ते। वो क्या करते हैं, वायु से क्रिया करते हैं और ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर जलने लगती है, जिसकी वजह से लगता है आग पकड़ ली है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या लगता है, आग पकड़ ली है। तो चलो इसको भी हम लोग लिख देते हैं, सोडियम व पोटेशियम वायु से क्रिया कर लेते हैं, क्रिया करके जलने लगते हैं। क्या होते हैं, जलने लगते हैं। एक बात, ठीक है, फिर आगे समझो, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं इनकी क्रिया को रोकने के लिए कहां रखा जाता है, अतः सोडियम व पोटेशियम को किसमें, केरोसिन, केरोसिन क्या होता है, मिट्टी का तेल, या मोम में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, मोम में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, मोम में रखा जाता है। अब देखो कुछ लोगों का समझना ऐसा है कि केरोसिन लिया उसके अंदर सोडियम डाल दिया, नहीं भाई, उसमें भी तो ऑक्सीजन अवेलेबल है, उसमें भी तो नमी है, वो क्रिया कर जाएगा। क्या करते हैं, एक पॉलीथीन लेते हैं, पॉलीथीन में सोडियम को रखते हैं, फिर उस पॉलीथीन को केरोसिन में रखते हैं, ठीक है। पॉलीथीन लेते हैं, पॉलीथीन में सोडियम को रखते हैं, उसको मोम के अंदर रखते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कांटेक्ट में रख देंगे, समझ गए। चलो एक और बात भाई, सोडियम और पोटेशियम, अरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन पता हो तो। सोडियम और पोटेशियम जो है ये तो सॉफ्ट मेटल है, मतलब ये तो मृदु या कोमल या मुलायम धातु हैं। धातु, और कितनी सॉफ्ट है भाई ये, बोलो, अरे कितनी सॉफ्ट है सखा, ये इतनी सॉफ्ट है कि इन्हें चाकू से आसानी से कट किया जा सकता है। क्या कहा, ये इतनी सॉफ्ट है कि इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है,
ठीक है जी। सोडियम व पोटेशियम को किससे, चाकू से इजीली कट किया जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल करवा देता हूं। देखो इसको तो नोट करने की आवश्यकता है नहीं, अब नोट करवा देते हैं, थोड़ा सा करवा देते हैं। इसको तो नोट करने की आवश्यकता है नहीं, नहीं है ना, क्योंकि ये तो आपने पहले भी बनाई हुई है। हाँ, सोडियम और पोटेशियम को, ठीक है, बिल्कुल, ये तो आपने पहले भी बनाई है, तो इसको तो नोट करने की जरूरत नहीं है। यहां से नोट करना शुरू कर दो, शुरू हो जाओ, नोट करो, है ना, स्टार्ट, शुरू हो जाओ, नोट करो। कोई बात नहीं विशाल, अब नोट कर लो भाई, बाकी फिर रिवीजन में दिक्कत आती है ना मेरे भाई, क्योंकि हो सकता है इसके बाद और क्लास हो, है ना। नोट कर लोगे तो बाद में रिवीजन में दिक्कत नहीं आएगी। रोहन पाटीदार, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लिथियम और मैग्नीशियम के गुणधर्म समान होते हैं, विकर्ण संबंध में पढ़ेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। नोट हो तब बता देना ताकि मैं पेज चेंज कर सकूं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़े, करिए नोट।
चलिए भाई आगे। हो गया तो चले भैया आगे, जल्दी बताओ, हो गया तो आगे चले। थोड़ा सा बच रहा है सर, कर लो भाई, थोड़ा सा बच रहा है तो बचा के क्यों रखते हो उसको। कुछ लोगों का हो गया है, कुछ लोगों का। चलो आगे। अरे भाई नहीं रहता, सवाई में गुस्सा नहीं रहता।
चलिए, नोट हो गया भाई सबका। चलो, तो इसके बाद हम लोग जो ये ब्लॉक है इसके रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसकी प्राप्ति है वो सब पढ़ेंगे। फिर वर्ग नंबर 2 जो है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अभी समय हो गया विदा लेने का, तो मैं मुलाकात करूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।